सोमालिया के खौफनाक पायरेट्स जिन्होंने न जाने कितने ही जहाजों को लूटा है। पूरी दुनिया जहां इन्हें एक विलेन के रूप में देखती थी, सोमालिया के अपने लोगों के लिए ये हीरो थे, उनके अपने रॉबिन हुड। इस पूरे सिनेरियो में सबसे मुश्किल काम है जहाज के पास रस्सी फेंककर उसके ऊपर लटकना। ये कोशिशें हमेशा सफल नहीं होती। जो अलग अलग क्लैंस के गुंडे थे सोमालिया में, उनको अलग अलग तरह के हथियार दिए जाते थे ये कहकर कि ठीक है हमारे यहाँ वेस्ट डंप कर लो। इसे गन्स फॉर वेस्ट का नाम दिया जाता है। और अब जहाँ कुछ देशों में लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर आपस में लड़वाया जाता है, सोमालिया के डिक्टेटर कुछ यही करते हैं क्लैंस के बेसिस पर। पूरे देश में जॉब्स और फूड्स की इतनी शॉर्टेज थी कि ये इकलौता जरिया पायरेसी ही रह गया घर चलाने और पेट भरने के लिए। नमस्कार दोस्तों, 8 अप्रैल 2009 अमेरिका का झंडा लगाए हुए एक जहाज इंडियन ओशियन से गुजर रहा था जिसका नाम था मायस्क एलाबामा। यह ओमान से केन्या जा रहा था अपने साथ कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड कार्गो लिए। जब ये 440 किलोमीटर दूर था सोमालिया के कोस्ट से, तभी इस जहाज के रडार पर अचानक लाइटें चमकने लगती है। जहाज के क्रू मेंबर्स रडार को स्कैन करते हैं और उनको एक छोटी सी नाव जहाज की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देती है। उनके मन में एक यही सवाल आती है, यार फिर से नहीं। दरअसल बात यह थी कि पिछले 24 घंटों में 2 बार ऐसी ही तरह की नाव उनके तरफ आई और वह उनसे बचकर निकल गए थे। लेकिन ये जहाज जैसे उनके पास आती है तो रेडियो में सुनाई देता है। नॉर्मली इस तरह की नाव से बचने के लिए ऐसी जहाजें अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। दिक्कत यह है कि ये ट्रिक तभी काम करती है जब पायरेट्स बहुत दूर हो। ये जहाज इतनी बड़ी है कि इसकी टॉप स्पीड 18-20 नॉट से ऊपर नहीं जाती और जो स्पीड बोट्स पे बैठकर सोमाली पायरेट्स आ रहे हैं वह आसानी से 25 नॉट से ऊपर की स्पीड ले सकते हैं। पायरेट्स की स्पीड को इतनी तेजी से आते हुए देखकर इस जहाज के कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स ने अलार्म बजा दिया। सब लोग जहाज के सेफ रूम की तरफ भागे। डिफेंस के तौर पर ज्यादा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। कुछ वाटर होल्स थी जो पायरेट्स के ऊपर फेंकी जा सकती थी उन्हें नाव के ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन ये ज्यादा काम नहीं आई। कुछ ही देर में एक आवाज आती है जहाज के साइड से सीढ़ी अटकने की। पहला सोमाली पायरेट्स इस जहाज के ऊपर चढ़ चुका था। इसके हाथ में थी AK-47 और उसको फायरिंग करते हुए वो पहुंच गया कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की तरफ। जहाज के 19 क्रू मेंबर्स में से 14 क्रू मेंबर्स जहाज के सेफ रूम में पहुंच जाते हैं। 2 लोग छिप जाते हैं और कैप्टन फिलिप्स और उनके साथ ही वहां मौजूद रहते हैं। ब्रिज जो है जहाज का कमांड सेंटर होता है जहां से जहाज को चलाया जाता है। आमतौर पर यह जहाज के सबसे ऊपर और आगे मौजूद होता है। जैसे ही पायरेट्स जहाज के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जहाज के हेल्म्स में जहाज को साइड करके हिलाने लगते हैं। इसकी वजह से पायरेट्स की बोट डूब जाती है, जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा पाए। टोटल में से 4 पायरेट्स जहाज के ऊपर चढ़ने में सफल हो जाते हैं और उनका लीडर था अब्दी कादिर मूसी, जो कि मात्र 18 साल का था। ये चारों कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 क्रू मेंबर्स के ऊपर गन तान देते हैं। ये कैप्टन फिलिप्स को कहते हैं कि उनके जान को कोई खतरा नहीं है, हमको सिर्फ पैसे से मतलब है, जहाज को यही रोक दो। कैप्टन फिलिप्स जहाज के सभी इंजन बंद करवा देते हैं। उनके कैप्टन ने कैप्टन फिलिप्स से पूछा कि बाकी के क्रू मेंबर्स कहाँ हैं, उन्हें भी इकट्ठा करके लाओ। वहाँ के क्रू मेंबर्स जाहिद रेजा पायरेट्स मूसी से कहते हैं कि जब तक बाकी के क्रू मेंबर्स को यह एक्सप्लेन नहीं कर देते कि उनके जान को कोई खतरा नहीं है, तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन पायरेट्स का कैप्टन मूसी बाकी लोगों को देखना चाहता था, तो रेजा कहता है कि ठीक है, मैं बाकी के क्रू मेंबर्स तक आपको ले चलूंगा, लेकिन आपको AK-47 के साथ साथ ये बंदूक यहीं छोड़नी पड़ेगी। मूसी तैयार हो जाते और ये लोग नीचे जाना शुरू करते हैं। जैसे ही ये लोग इंजन रूम की तरफ से गुजरते हैं, इंजन रूम से निकलकर कोई आदमी मूसी पर हमला कर देता है। ये थे जहाज के इंजीनियर माइक पेरी, जो वहां पर छिपे हुए थे। ये मूसी के हाथ पर चाकू मारते हैं और उसे भी सेफ रूम में बाकी के क्रू मेंबर्स के साथ बंद कर देते हैं। अब पायरेट्स के लीडर मूसी को बाकी के क्रू मेंबर्स ने कैद कर लिया था।
यह देखकर बाकी के जो 3 पायरेट्स थे वह डेस्परेट होने लगे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन उनके पास अभी भी कैप्टन फिलिप्स थे। काफी झगड़े के बाद ये पायरेट्स जहाज छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि जितना भी पैसा इस जहाज में है वह इन्हें दे दिया जाएगा और मूसी के बदले ये लोग फिलिप्स को अपने पास रखेंगे। यानी कि जब मूसी दिए जाएंगे पायरेट्स को तो कैप्टन फिलिप्स दिए जाएंगे क्रू मेंबर्स को। इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए एक लाइफ बोट की जरूरत थी जिससे ये पायरेट्स वापस जा सके, क्योंकि इनकी बोट तो डूब चुकी थी। लेकिन लाइफ बोट को नीचे उतारने के लिए एक इलेक्ट्रिक विंच का इस्तेमाल किया जाता है और इसे चलाने के लिए इंजन शुरू करना होगा और इसके लिए पूरे क्रू मेंबर की जरूरत होगी। तो बाकी के क्रू मेंबर्स बाहर आते हैं मूसी के साथ। डील के अनुसार मूसी को दे दिया जाएगा पायरेट्स को और पायरेट्स रिटर्न करेंगे कैप्टन फिलिप्स को। जैसे ही क्रू मेंबर्स ने मूसी को छोड़ा, कैप्टन फिलिप्स लाइफ बोट के अंदर मौजूद थे। वह उनको सिखा रहे थे कि लाइफ बोट कैसे चलाया जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये चारों पायरेट्स कैप्टन फिलिप्स को किडनैप कर लेते हैं और ये लाइफ बोट नीचे उतार कर निकल जाते हैं। इस पूरी कहानी को बढ़िया तरीके से 2013 में आई कैप्टन फिलिप्स नाम की हॉलीवुड फिल्म में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। ऐसी हाईजैकिंग बहुत ही पहले से चली आ रही थी, लेकिन उनको अमेरिका की न्यूज कवरेज में बहुत ही कम जगह मिलती थी। इस घटना ने ये सब बदल कर रख दिया। पहली बार कोई अमेरिकी जहाज का हाईजैक होना, उसके बाद जहाज को वापस ले लेना, उसके बाद क्रू के कैप्टन को किडनैप कर लेना। यह बहुत ही मसालेदार स्टोरी थी। पूरी दुनिया की न्यूज चैनलों पर सोमालिया के पायरेट्स की हाईजैकिंग की न्यूज चलने लगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन थे सोमालिया के ये पायरेट्स? सोमालिया के देश में ही इतने ज्यादा पायरेट्स कैसे लोग बन गए? बाद में ये कैसे खत्म किया? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों सोमालिया के देश की पूरी कहानी। नक्शे पर एक नजर डालें तो आप लोगों को दिखेगा कि सोमालिया अफ्रीका की सबसे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है। इसके ईस्ट में है इंडियन ओशियन और नॉर्थ में गल्फ ऑफ एडेन, जो इसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से अलग करके रखता है। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये काफी अलग और इम्पोर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि अरब देश साउथ एशिया और अफ्रीका के ठीक बीच में मौजूद है। इसी एरिया से पूरी लगभग दुनिया की 20% शिपिंग ट्रेड होकर गुजरती है। अब इतिहास की बात करें तो नॉर्थर्न सोमालिया पर ब्रिटिश का राज था, साउथर्न सोमालिया पर राज था इटली का, और दोनों ही खत्म होते 1960 में। दोनों देशों का आज़ादी मिलती है और दोनों देशों का यूनिफिकेशन होता है। 1 जुलाई 1960 को इस देश का इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है और इसके 9 साल बाद ही दिक्कतें शुरू हो जाती है। 15 अक्टूबर 1969 को सोमालिया के प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद अली को उनके ही बॉडीगार्ड उनको गोली मारकर हत्या कर देते हैं, जिसके बाद इनके आर्मी चीफ जनरल एक मिलिट्री क्रू करते हैं और खुद को नया प्रेसिडेंट बना देते हैं। कुछ इस तरीके से सोमालिया में डिक्टेटरशिप की शुरुआत होती है, जहां एक तरफ धर्म और जाति के नाम पर कुछ देशों में आपस में लोगों को लड़वाया जाता है। सोमालिया के डिक्टेटर भी कुछ यूं ही करते हैं क्लैंस के बेसिस पर। अफ्रीका के देशों में कुछ अलग अलग ट्राइबल क्लैंस बटे होते हैं। सोमालिया में एक अलग क्लैंस का नक्शा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ क्लैंस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, जिसके कारण देश में तनाव और वायलेंस बढ़ता है। धीरे धीरे ये वायलेंस बदल जाता है एक सिविल वॉर में। सिविल वॉर अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है 27 जनवरी 1991 को, जब राइवल क्लैंस मिलकर प्रेसिडेंट सायद बायर को सत्ता से बाहर करते हैं। इसके बाद सोमालिया की पूरी गवर्नमेंट कोलैब हो जाती है आपस में। अलग अलग क्लैंस के बीच लड़ाई होती है देश का कंट्रोल पाने के लिए। इसी पॉइंट्स ऑफ टाइम पर जो नॉर्दर्न सोमालिया का हिस्सा था वो फिर से अलग हो जाता है और अपने आप को एक नया देश घोषित कर देता है, सोमालीलैंड नाम से। आज भी ये दोनों देश अलग अलग है यदि देखा जाए फंक्शनली तौर पर। देखा जाए तो बाकी के देश दुनिया में इसे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। साल 1991 में ड्यू टू द सिविल वॉर, स्टारवेशन एंड डिजीज के कारण एक साल के अंदर अंदर सोमालिया में कुल 3.5 लाख के आसपास लोगों की मौत होती है। और यही वह टाइम था जब सोमालियन पायरेट्स का दौर शुरू होता है।
असल में कारण यह है कि जो सोमालिया के पास जो समुद्री एरिया है वो बहुत ही बायोडाइवर्स एंड रिच एरिया है मरीन लाइफ के मामले में। यहाँ बहुत ही बेहतरीन और अलग अलग प्रकार के कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं और बहुत ही अलग अलग प्रकार की मछलियाँ देखने को मिलती है। इनफैक्ट सोमालिया की कोस्ट पर दुनिया की सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाली मछलियाँ देखने को मिलती है, स्पेशली ट्यूना फिश, सार्डिन्स, श्रिम्प्स और रेज। जब देश में इंस्टेबिलिटीज बढ़ी तो कई सारे विदेशी जहाज़ों के फिशिंग स्टाफ्स यहाँ आ गए इसके फायदे उठाने। खासकर ट्यूना जैसी मछलियों का फॉरेनर्स यहाँ इलीगल फिशिंग करने लगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच होगा। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिलचस्प अपडेट के साथ।